हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1949 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1949 ईस्वी में। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? इंग्लैंड से। एकल नागरिकता इंग्लैंड से प्रेरित है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 11 के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये बनाया था 1955 में। एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में बनाया था। भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक। भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो दोहरी नागरिकता। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? रजिस्ट्रीकरण, वंशानुक्रम एवं देशीयकरण से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने, पर्यावासन एवं वंचित किए जाने पर। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में करते हुए होना चाहिए? 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। आगे है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है? ये 7 वर्ष तक। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 55 के नागरिकता कानून में। नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार वर्णित है भाग 3 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 24, कुल 24। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? भाग 3 को। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को अलौकिक भाग कहा है? भाग 3 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये किए गए थे 7। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कुल 7 प्रदान किए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में मौलिक मूल अधिकार परिवर्तनीय है। कौन मूल अधिकार का निलंबन कर सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकार का निलंबन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? संसद को। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। आगे है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को।
भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। आगे प्रश्न देखेंगे, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? संसद को। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध संसद लगा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किससे प्राप्त है? उच्चतम व उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किससे प्राप्त है? उच्च व उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। संविधान में समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। नेक्स्ट देखेंगे, विधि के सामने समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रतिपादित है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है अनुच्छेद 17 से। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। आगे देखेंगे, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के क में। कहाँ है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के क में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों को। अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 संबंधित है। आगे प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 में। एक ही व्यक्ति को एक ही बार गलती के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 25 से 28 तक। 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में। कृपाण धारण करना स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों में से किसी भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। मौलिक अधिकारों में से किसी भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचार का अधिकार को। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है समादेश या रिट? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है समादेश या रिट। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश का। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं यानी कि परमादेश का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट
दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। आगे प्रश्न देखेंगे, विभिन्न प्रकार के श्रमादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसे प्राप्त है? तो यह है राज्य के उच्च न्यायालय को। विभिन्न प्रकार के श्रमादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसे है? राज्य के उच्च न्यायालय को। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण की जाती है। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। कौन सा? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश जारी की जाती है? हैबियस कॉर्पस। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश जारी की जाती है? हैबियस कॉर्पस के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। कौन सा? अधिकार परीक्षा। आगे प्रश्न देखेंगे, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है, वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परमादेश। क्या कहलाती है? परमादेश कहलाती है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखेंगे, आगे है, मौलिक अधिकार में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने का। मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे है, किस वाद यानी कि मामले ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद। भारत की उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथवाद में। किसमें? गोलकनाथवाद में। आगे देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 300 के क में। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना जाता है? कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार माना जाता है। भारत में मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। आगे देखेंगे, मूल अधिकार का वर्गीकरण। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक में निहित है। आगे देखेंगे,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। आगे है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में समाविष्ट किए गए थे। आगे देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। आगे देखेंगे, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10 किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार परमादेश को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 के क में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 के क में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य की चर्चा कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 51A में किया गया है। भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 51A में संदर्भित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। आगे देखेंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक उल्लेख है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। आगे देखेंगे, संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। के.टी. शाह ने कहा था। किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी अव्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सहमति है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। कहाँ है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। आगे देखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। आगे प्रश्न देखेंगे, आगे है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक प्रावधान है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में? भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य के प्रावधान है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत? नेक्स्ट है,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है? गोवा में। भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है? गोवा में लागू है। आगे प्रश्न देखेंगे, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? वर्ष 14 तक के। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष तक के बच्चों को। आगे देखेंगे, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में कही गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रबंधन से है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्मल दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? अनुच्छेद 46। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 46 के द्वारा। नेक्स्ट है, काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41। काम करने का अधिकार को किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 में। किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायत की स्थापना। किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो दोस्तों, हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।